हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीटी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एचईओ यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर नए सिलेबस पर आधारित आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है एंड अभी ये ऑफर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एग्जाम को लेकर इसके नोट्स और प्रैक्टिस सेट में चल रहा है। ये ऑफर ध्यान रखेंगे आप 30 जून तक रहने वाला है। ठीक है, 30 जून तक ये ऑफर रहने वाला है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। इसके प्राइस को कम किया गया है और फिर 30 जून के बाद यानी कि 1 जुलाई से इसके जो प्राइस हैं उस पर ही ये आपको बुक मिलने वाली है। बुक हो या फिर चाहे आपका ये प्रैक्टिस सेट हो। प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल आपके 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं और साथ ही इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स वन लाइनर में भी नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। और नोट्स की बात की जाए तो ये आपका जो जीएस आपका जो एचईओ का सिलेबस है, आपने देखा होगा जो नया सिलेबस आया है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका है आपका जो जनरल स्टडीज़ वाला है एंड सेकंड पार्ट आपका है सोशल साइंस वाला। तो जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस वाला है, ये इसके नोट्स हैं। इसमें आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ना, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है? फिर उसके अलावा आपका इतिहास हो जाएगा, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, भूगोल है। तो ये सभी आपके जो टॉपिक्स हैं, टोटल 8 हैं, इन सभी को कवर कराया गया है। ये पूरा सिलेबस आपका सोशल साइंस के ये आपको यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी अगर लेना चाहे तो यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं अगर आप लेना तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर नोट्स की, अगर आप समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स लेना चाहते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मूलभूत अवधारणाओं के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा थिंकर्स के नोट्स चाहते हैं तो इसमें आपको इंडियन थिंकर्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। सेकंड ग्रेड, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। और यूपी पीजीटी, ठीक है, यूपी पीजीटी के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे जुड़ी हुई तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक सेकंड के लिए रुकेंगे।
ओके, बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आप सभी तब तक इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। आई थिंक यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। 1 सेकंड चेक कर लेते हैं। इंडियन विलेज। ओके, यहाँ तक हो गया था, ठीक है? यहाँ तक हो गया था? चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। पीएच प्रभु, केएम कपाड़िया, इरावती कार्वे, जीएस घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी पुस्तक है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी हो जाएगी? पीएच प्रभु की हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? पीएच प्रभु हो जाएगी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन केवल आता, ठीक है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन आता तो वहाँ पर आप किसे बताते? सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? कूले की पुस्तक है, ठीक है? कूले की पुस्तक है। ये पुस्तक कब आती है? 1909 में आती है। इस पुस्तक में कूले ने प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है? इसे आप याद रखेंगे। ये भी पुस्तक बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर आगे हिंदू लग जाएगा तो ये पीएच प्रभु की हो जाएगी। केवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है तो यह पुस्तक कूले की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस है यहाँ पर केएम कपाड़िया, इरावती कार्वे, लीला दुबे, एएम शाह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर केएम कपाड़िया हो जाएगा, ठीक है? केएम कपाड़िया हो जाएगा। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया केएम कपाड़िया की पुस्तक है। और केएम कपाड़िया ने हिंदू विवाह को क्या कहा था? धार्मिक संस्कार, ठीक है? हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार कहा था। अच्छा, हिंदू विवाह के उद्देश्य 3 इन्होंने बताए थे। ये 3 उद्देश्य कौन-कौन से हैं? इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया 1973। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं एएम शाह, केएम कपाड़िया, आईपी देसाई, एमएन श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए देखकर बताएं यहाँ पर राइट क्या होगा? द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? यहाँ पर ए एम शाह होगा, ठीक है? ऑप्शन ए एम शाह, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संयुक्त परिवार को एक ऐसा संगठन जो समान चूल्हा, समान संपत्ति और समान पूजा से जुड़ा है, इस तरह से संयुक्त परिवार को किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है इरावती कार्वे, केएम कपाड़िया, आईपी देसाई, हेनरी मैन। बताएं। संयुक्त परिवार को इस तरह से किसने परिभाषित किया? इरावती कार्वे ने, ठीक है? इरावती कार्वे ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इरावती कार्वे यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005, 2006, 2000, 2010। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए पारित पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2005 और 2006 दोनों ही विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं।
आपको कई बार इसमें इस तरह से क्लास में बताया गया है। पारित पूछा गया है, यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे। तो पारित कब होता है? 2005 में। और अगर जब लागू पूछा जाता, तो लागू कब होता है? 2006 में यह लागू होता है, ठीक है? इसे आप याद रखेंगे, इन 2 बातों को। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजशास्त्र में पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं, महिलाओं का शासन, पुरुषों की प्रधानता वाली सामाजिक व्यवस्था जहाँ सत्ता पुरुष के हाथ में होती है, बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों का अधिकार। समाजशास्त्र में पित्त सत्ता से क्या तात्पर्य है? पित्त सत्ता का क्या अर्थ है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? महिलाओं का शासन तो कहलाएगा नहीं, मात्र सत्तात्मक हो गया, है ना? मात्र सत्ता वो होगी। यहाँ पर विकल्प बी होगा, पुरुषों की प्रधानता वाली सामाजिक व्यवस्था जहाँ पर सत्ता पुरुषों के हाथ में होती है, उसे हम पितृसत्ता कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, द सेकंड सेक्स पुस्तक की लेखिका कौन है, जो नारीवाद की एक मूलभूत पुस्तक मानी जाती है? सिमोन द बोआ, वर्जीनिया वुल्फ है, बेटी फ्रेडन है, कैट मिलेट यहाँ पर दिया गया है। ये किसकी हो जाएगी? सिमोन द बोआ की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैट मिलेट है, जुथित बटलर है, सिमोन द बोआ है, शुलामित फायरस्टोन है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स ये किसकी हो जाएगी? सेक्सुअल पॉलिटिक्स ये किसकी हो जाएगी? कैट मिलेट की हो जाएगी। और कैट मिलेट उग्र नारीवादी हैं, ठीक है? उग्र नारीवाद से ये जुड़े हुए हैं। कैट मिलेट ये याद रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। जनरल ट्रबल पुस्तक की लेखिका कौन है, जिन्होंने क्वेर थ्योरी को प्रतिपादित किया? जुडिथ बटलर, कैट मिलेट, बेल हुक्स, वंदना शिवा। यहाँ पर ऑप्शंस है। जनरल ट्रबल ये पुस्तक कई बार क्लास में आपको बताई भी गई है। जनरल ट्रबल इससे संबंधित प्रश्न कराया गया था। जनरल जेंडर ट्रबल ये किसकी है? जुथित बटलर की है। ऑप्शन ए विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत में महिला आंदोलन के इतिहास को मुख्य रूप से कितने चरणों में बांटा जा सकता है? 3 चरण, 2 चरण, 5 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? भारत में जो महिला आंदोलन है, इनके इतिहास को मुख्य रूप से कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 चरण, ठीक है? 3 हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकीय या जनांकिकीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आइशले गुइलार्ड, थॉमस माल्थस, जॉन ग्रांट, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया है सबसे पहले जनांकिकी या जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आइशले गुइलार्ड होगा, ठीक है? ये आप याद रखेंगे, आइशले गुइलार्ड होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1855 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, है ना? सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, ये आप याद रखेंगे। और जनक की बात पूछी जाती है, जनांकिकी, सामाजिक जनांकिकी या आपका जो डेमोग्राफी है, इसके जनक कौन है? तो ये माल्थस है, ठीक है? माल्थस इसके जनक है। और पूछा जाए व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है सर्वप्रथम, ठीक है? व्यवस्थित अध्ययन सर्वप्रथम अगर पूछा जाए जनसांख्यिकी या जनांकिकी का, तो ये जॉन ग्रांट के द्वारा किया गया है, ठीक है? जॉन ग्रांट के द्वारा किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। व्यवस्थित अध्ययन सबसे पहले जॉन ग्रांट ने किया था। सबसे पहले प्रयोग आइशले गुइलार्ड ने किया। जनक किसे माना जाता है? थॉमस माल्थस को माना जाता है। थॉमस माल्थस क्या है? इन्हें जनसंख्या निर्धारणवादी कहा जाता है, ठीक है? जनसंख्या निर्धारणवादी के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन 1798 पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्होंने जनसंख्या का ज्यामिति और खाद्य आपूर्ति का गणितीय सिद्धांत दिया? थॉमस आर माल्थस, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, सैडलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
थॉमस माल्थस हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। सैडलर यहाँ है, तो सैडलर ने घनत्व सिद्धांत दिया था, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व जो सिद्धांत है डेंसिटी वाला, ये सैडलर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो ये पुस्तक है ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये कब प्रकाशित होती है, इस तरह से भी पूछ ली जाती है। और ये स्टेटमेंट जो है ये तो पूछा ही जाता है। और प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी, इस तरह से भी स्टेटमेंट माल्थस का एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन देखिए, WM थॉमसन एंड फ्रैंक नोटेस्टेन, माल्थस, सैडलर, स्पेंसर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? किसके द्वारा दिया गया है? थॉमसन एंड नोटेस्टेन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। थॉमसन एंड नोटेस्टेन ने दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर की गणना कितने जीवित जन्मों पर की जाती है? बताएं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रति 1000, ठीक है। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु संख्या निकाली जाती है। यहाँ पर आप ऑप्शन हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? ये प्रति 1000 पुरुषों पर पूछा जा रहा है। 943। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 943 प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, पुश एंड पुल फैक्टर्स, कर्षण और प्रतिकर्षण कारक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सामाजिक स्थिरीकरण, प्रवासन, विवाह या फिर अपराध। यहाँ पर दिया गया है विकल्प। ये किससे जुड़ जाएगा? पुश एंड पुल फैक्टर प्रवासन से, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति नवीनतम रूप से किस वर्ष घोषित की थी? 2014, 2003, 1988 या फिर 2021 में? भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति नवीनतम रूप से किस वर्ष घोषित की? कब की थी? 2014 में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद यहाँ पर विकल्प में है 15, 17, 19, 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? ये कई बार क्लास में कराया गया है। अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष के अधिकारों और आरक्षण की समीक्षा के लिए किया गया था? विकल्प देख लीजिए, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। मंडल आयोग का गठन इनमें से किस वर्ग के अधिकारों और आरक्षण की समीक्षा के लिए किया गया था? यहाँ पर क्या हो जाएगा? मंडल आयोग की बात की जाए तो ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये आप याद रखेंगे। इसका गठन कब होता है? ठीक है, इसका गठन कब होता है? 1979 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? ठीक है, बीपी मंडल। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पूछ लिया जाता है। गठन कब हुआ था? ठीक है, 1979। अध्यक्ष थे बीपी मंडल। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था मंडल आयोग। और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, काका कालेलकर आयोग 1953 में भारत का पहला कौन सा आयोग था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जनजाति विकास आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर अल्पसंख्यक आयोग? बताएं। काका कालेलकर आयोग 1953 में गठन होता है इसका। यह कौन सा आयोग था भारत का पहला? अल्पसंख्यक आयोग था, राष्ट्रीय महिला आयोग था, जनजातीय विकास आयोग था या फिर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था? यहाँ पर ये क्या था? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था।
जिसका गठन 1953 में होता है। अध्यक्ष थे काका कालेलकर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, विकास के विस्थापन का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लीजिए। प्राकृतिक आपदा से लोगों का पलायन, बांध, उद्योग, राजमार्ग आदि बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अपनी जमीन से जबरन विस्थापन, स्वेच्छा से विदेश जाना या फिर शहरीकरण। विकास के विस्थापन का क्या अर्थ है? विकास के विस्थापन का क्या अर्थ है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांध, उद्योग, राजमार्ग आदि बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अपनी जमीन से जबरन विस्थापन। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी विस्थापन के विरोध में किया गया था। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। स्टेइंग अलाइव विमेन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पुस्तक की लेखिका कौन है जो इको फेमिनिज्म से जुड़ी हुई हैं? वंदना शिवा, मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय, महाश्वेता देवी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टेइंग अलाइव किसकी पुस्तक है? जिन्हें पर्यावरण नारीवादी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर वंदना शिवा। ठीक है, डॉक्टर वंदना शिवा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। साइलेंट वैली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित था? केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम। यहाँ पर दिया गया है साइलेंट वैली आंदोलन या भारत के किस राज्य से संबंधित था? और ये कब होता है? 1970 में। ठीक है, यहाँ पर होगा केरल। केरल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक आंदोलन की व्याख्या के लिए संसाधन जुटाओ सिद्धांत किसने दिया? जॉन मैकार्थी और मेयर जॉल्ट, एलन तोरेन, नीशू स्मिल्सर, हर्बर्ट ब्लूमर। सामाजिक आंदोलन की व्याख्या के लिए संसाधन जुटाओ सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अनुसंधान की सॉरी सामाजिक आंदोलन की व्याख्या के लिए संसाधन जुटाओ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर होगा जॉन मैकार्थी और मेयर जॉल्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू सोशल मूवमेंट नए सामाजिक आंदोलन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होते हैं? केवल आर्थिक और वर्ग हित पर, या फिर जीवन की गुणवत्ता, पहचान, पर्यावरण और मानवाधिकार पर, या फिर सरकार को गिराना, या फिर धार्मिक रूढ़िवादिता। जो नए सामाजिक आंदोलन होते हैं ये मुख्यतः किस पर केंद्रित होते हैं? जीवन की गुणवत्ता, पहचान, पर्यावरण और मानवाधिकार। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। द रूटीन एक्टिविटी थ्योरी। ठीक है, बताएं रूटीन एक्टिविटी थ्योरी अपराध शास्त्र में किसने दी थी? कोहेन एंड फेल्सन, मर्टन, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो। यहाँ पर दिए हैं ऑप्शंस। रूटीन एक्टिविटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? अपराध शास्त्र में दी है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कब आती है? 1979 में। ठीक है, 1979 में। और ये किसके द्वारा दी गई है? कोहेन फेल्सन के द्वारा। ठीक है, कोहेन फेल्सन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। साइबर अपराध की श्रेणी में निम्नलिखित में से क्या आता है? फिशिंग एंड हैकिंग, डकैती, जेब कटना, या फिर गबन। साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का उदाहरण क्या है इनमें से? जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए जो किए जाते हैं क्राइम, उन्हें हम कहेंगे यहाँ पर फिशिंग और हैकिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इसके लेखक कौन है? रजनी कोठारी, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, अतुल कोहली। यहाँ पर है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कब आती है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स? 1970 में। रजनी कोठारी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। द विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट राज्य का लोप हो जाना की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉन लॉक, हेगल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राज्य का लोप हो जाना यह कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? बताएं।
ये स्टेटमेंट के तौर पर भी आ सकता है। कार्ल मार्क्स, ठीक है? कार्ल मार्क्स ने कहा था जब साम्यवादी समाज आएगा, ठीक है? तो ऐसे समाज में वर्गों का अभाव होगा, कोई भी किसी भी तरह की वर्ग व्यवस्था हमें नहीं देखने को मिलेगी और राज्य भी जो राज नामक संस्था है, ये भी हमें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है? इस वजह से ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जब कोई समाज धर्म के प्रभावों से मुक्त होकर तार्किक और वैज्ञानिक सोच को अपनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जब कोई समाज धर्म के प्रभाव से मुक्त होकर तार्किक और वैज्ञानिक सोच को अपनाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन डी को यहाँ पर छोड़ करके ए, बी, सी, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये अवधारणाएं हैं, ये किसके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षीकरण होगा, ठीक है? धर्मनिरपेक्षीकरण होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, द सेक्रेड कैनोपी पुस्तक के लेखक कौन है जो धर्म के समाजशास्त्र से संबंधित है? थॉमस लकमैन, मैक्स वेबर, रॉबर्ट बेला, पीटर बर्जर यहाँ पर दिया गया है। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? कब आती है? 1967 में आती है। किसके द्वारा दी गई है? पीटर बर्जर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नागरिक धर्म की अवधारणा अमेरिकी समाज के संदर्भ में किसने दी थी? नागरिक धर्म की अवधारणा, ऑप्शंस देख लीजिए। पार्सन्स है, किलफोर्ड गिट्स है, दुर्खीम है, रॉबर्ट बेला, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नागरिक धर्म की अवधारणा अमेरिकी समाज के संदर्भ में किसने दी है? यहाँ पर आपका सही होगा विकल्प डी, रॉबर्ट बेला, ठीक है? रॉबर्ट बेला होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। देखिए, विकल्प ए है केवल पश्चिमी कपड़ों को पहनना, विकल्प बी तार्किकता, विज्ञान, औद्योगिकीकरण और सामाजिक गतिशीलता को अपनाना, विकल्प सी है पुरानी सभी परंपराओं को पूरी तरह नष्ट करना, विकल्प डी केवल अंग्रेजी बोलना। बताएं यहाँ पर क्या होगा? समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तार्किकता, विज्ञान, औद्योगिकीकरण, सामाजिक गतिशीलता को अपनाना, विकल्प बी, ये आधुनिकीकरण से संबंधित हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंजप्शन सोसाइटी, ये किसकी हो जाएगी? सॉरी, कंज्यूमर सोसाइटी, उपभोग समाज जिसको हम कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताना है। देखिए, केवल जीवित रहने के लिए उत्पादन करना, वस्तु और सेवाओं के अत्यधिक उपभोग और इच्छाओं के निर्माण पर आधारित होना, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली। कंज्यूमर सोसाइटी, उपभोक्ता समाज की प्रमुख विशेषता पूछी जा रही है। बताएं। यहाँ पर वस्तु और सेवाओं के अत्यधिक उपभोग और इच्छाओं के निर्माण पर आधारित होना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने दिखावटी उपभोग की अवधारणा दी थी? यहाँ पर ऑप्शंस है वेबलर, मार्क्स, वेबर, बोर्ड्यू, विलासी वर्ग या दिखावटी वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? दिखावटी उपभोग, उत्पादक वर्ग और अनुत्पादक वर्ग, ये किसके द्वारा बताए गए थे? वेबलन के द्वारा, ठीक है? वेबलन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू दर्शन में जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों को क्या कहा जाता है? 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 4 संस्कार। हिंदू दर्शन में जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? 4 वर्ण कहेंगे, 4 आश्रम कहेंगे, 4 पुरुषार्थ कहेंगे या फिर 4 संस्कार? क्या कहेंगे? 4 पुरुषार्थ कहेंगे। कौन-कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है? ये याद रखेंगे, पूछा भी जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
हिंदू जीवन व्यवस्था में वानप्रस्थ आश्रम की समान आयु अवधि क्या मानी गई है? बताएं। 4 तरह के आश्रम हैं। वानप्रस्थ आश्रम की बात पूछी जा रही है। आयु अवधि कितनी है वानप्रस्थ आश्रम की? एक आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर आपका होगा गृहस्थ आश्रम, ठीक है? गृहस्थ आश्रम होगा, फिर आपका आएगा वानप्रस्थ आश्रम और फिर आपका एक आएगा संन्यास आश्रम। तो यहाँ पर क्या होगा? इसे आप रख सकते हैं जैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है तो 25 वर्ष तक वो किस आश्रम में रहता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में, ठीक है? फिर उसके बाद 25 से जो 50 वर्ष है ना? या 26 से 50 हम कह लें, ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद 51 से जो आपका 75 होगा, ठीक है? ये वानप्रस्थ होगा। वानप्रस्थ आश्रम और फिर लास्ट में आपका ये आपका हो जाएगा संन्यास आश्रम, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, गोत्र बहिर्विवाह का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लीजिए, अपने ही गोत्र के भीतर विवाह करना, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, अपनी ही जाति के बाहर विवाह करना या फिर अंतर धार्मिक विवाह। गोत्र बहिर्विवाह का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर क्या होगा? गोत्र बहिर्विवाह का क्या तात्पर्य है? अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, ठीक है? एक ही गोत्र के लोग आपस में भाई बहन माने जाते हैं, इसलिए गोत्र से बाहर विवाह वहाँ होता है। समान गोत्र में विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ये किसकी पुस्तक है? अच्छा, ये पूछा जा रहा है इसकी आलोचनात्मक व्याख्या मुख्य रूप से किस परिप्रेक्ष्य से की जाती है? द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट की आलोचनात्मक व्याख्या मुख्य रूप से किस परिप्रेक्ष्य से की जाती है? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, दक्षिणपंथी परिप्रेक्ष्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आलोचनात्मक व्याख्या मुख्य रूप से किस परिप्रेक्ष्य से की जाती है? तो यहाँ पर क्या होगा? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य होगा, ठीक है? मार्क्सवादियों के अनुसार जो कल्याणकारी राज्य था, वो केवल पूंजीतंत्र को बचाए रखने के लिए ही कार्य करता था। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। 1952 1952 2 अक्टूबर, ठीक है? 2 अक्टूबर 1952 1952 में ये शुरू होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन? क्या हो जाएगा? पंचायती राज्य संस्थाओं से संबंधित पूछा जा रहा है, तो 73वां संविधान संशोधन होगा, ठीक है? 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा और ये कब आता है? 1992 में। 74वां अगर संविधान संशोधन पूछा जाता, ठीक है? 74वां संविधान संशोधन पूछा जाता, तो ध्यान रखिएगा, नगर पालिका से यह संबंधित है, ठीक है? नगर पालिका से यह संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मूल तर्क क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, सब कुछ प्राकृतिक और जैविक है, हमारी वास्तविकता, ज्ञान और पहचान सामाजिक अंतर्क्रियाओं और संस्थाओं द्वारा निर्मित होती है, समाज केवल व्यक्तिगत इच्छाओं से चलता है या फिर भौतिक तकनीकी ही समाज को पूरी तरह बदलती है? यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर जो हमारी वास्तविकता है, यानी कि जो आपकी जो सोशल रियलिटी होती है ना? ज्ञान, पहचान, ये सभी सामाजिक अंतःक्रियाओं, संस्थाओं या यूँ कहा जाए समाज के द्वारा ही निर्मित होती है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है सद्भाव और एकता पर अत्यधिक बल देने वाले समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है? संघ सिद्धांत, प्रकारवाद, नारीवाद, विखंडनवाद। आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या होगा? सद्भाव और एकता पर संघर्ष सिद्धांत में बात ही नहीं की गई है, प्रकारवाद यहाँ पर होगा, है ना? प्रकारवाद हमेशा समाज में सदैव संतुलन की बात करता है, एकता की बात करता है, उसमें होने वाले समाज में होने वाले संघर्ष, जो विरोध होते हैं, आंदोलन होते हैं, अपराध है, विचलन है, इन सभी को अनदेखा करता है। यहाँ पर विकल्प बी होगा प्रकारवाद। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिन्होंने संघर्ष का प्रकार्यात्मक पक्ष दिखाया था? किसकी है पुस्तक ये? ये कोज़र के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है? कोज़र के द्वारा लिखी गई थी, व्यक्त अव्यक्त हित इन्होंने बताए थे, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष की, इन्होंने बात की थी कोज़र ने कहा था संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता, विखंडनकारी ही नहीं होता है, बल्कि यह समूह की आंतरिक एकता को भी बनाए रखता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, ठीक है? और मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था, कोलिन्स ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसे विनिमय संघर्ष के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेरेनड्रॉफ होगा, ये इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। डेरेनड्रॉफ संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था, संघर्ष का कारण इन्होंने शक्ति सत्ता को माना था। चलिए आगे देख लेते हैं, क्रेडेंशियल सोसाइटी यानी कि प्रमाण पत्र समाज की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना करती है? रेंडल कोलिन्स, पेरे बोर्दियो, अल्थ्यूजर, इवान इलिच, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर कोलिन्स होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्होंने औपचारिक स्कूलों को बंद करने की वकालत की? डिस्कूलिंग सोसाइटी किसकी पुस्तक है? कई बार ये बुक बताई गई है। कब आती है? 1971 में पुस्तक आती है, इवान इलिच की पुस्तक है, डी यहाँ पर आपका राइट होगा। प्रश्न है, एडियोलॉजिकल स्टेट अपीयरटर्स, वैचारिकीय राजतंत्र और रिप्रेसिव स्टेट अपीयरटर्स, दमनकारी राजतंत्र के बीच अंतर किसने किया? वैचारिकीय राजतंत्र और दमनकारी राजतंत्र के बीच अंतर पूछा जा रहा है, ये किसके द्वारा किया गया है? लुई अल्थ्यूजर, एंटोनियो ग्राम्सी, कार्ल मार्क्स, निकोल्स पोलेंजास, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वैचारिकीय राजतंत्र और दमनकारी राजतंत्र, किसके द्वारा अंतर इन दोनों में किया गया है? अल्थ्यूजर। अल्थ्यूजर को अति निर्धारणवादी कहा जाता है, ये याद रखेंगे, अति निर्धारणवादी, और नव मार्क्सवादी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? नव मार्क्सवादी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, हेजेमनी, सांस्कृतिक आधिपत्य का सिद्धांत किसका है, जो ये बताता है कि शासक वर्ग बिना बल प्रयोग के विचारों के माध्यम से शासन करता है, या हम कहें वर्चस्व, ये कॉन्सेप्ट किसका है? अल्थ्यूजर है, मैक्स होखाइमर है, हेबरमास है, ग्राम्सी ऑप्शंस दिए गए हैं। हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक आधिपत्य या फिर वर्चस्व का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया था? ग्राम्सी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान है, या परिभाषा किसने दी? इस तरह से समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया? समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसको माना था? सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया को माना था। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।